हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडीज। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सिविल सर्विसेज स्टडी पर। देखो, हम लोग सीसेट पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि अल्प साधन युक्त लो एंड एलओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण सस्ती वस्तुएं हैं। इनमें सुरक्षा के साधन शामिल करने से इनकी लागत बढ़ जाती है। इनकी लागत जो है वो बढ़ जाती है। इस श्रेणी की वस्तुएं इस श्रेणी की वस्तुएं नए अनुप्रयोग एप्लीकेशंस। अब देखो, ये ऐसी चीजें हैं, एप्लीकेशंस से बहुत सारे लोग फैमिलियर होते हैं, अनुप्रयोग से फैमिलियर नहीं होते हैं। ठीक है, तो अनुप्रयोग एप्लीकेशंस होती हैं के साथ साथ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो रही हैं। अनेक गृह उपयोगी साधित्र अप्लायंसेस, ताप स्थायी थर्मोस्टेट्स जिनको कहते हैं, सुरक्षा और मॉनिटरिंग अनुप्रयुक्तियां डिवाइसेस और वैयक्तिक सुविधा अनुप्रयुक्तियां आईओटी की श्रेणी में आती है। ये सारी चीजें जो होती हैं ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की श्रेणी में आती है। ठीक है, इसी प्रकार स्वस्थता पर, हेल्थ पर दृष्टि डालने वाली अनुप्रयुक्तियां कतिपय चिकित्सीय अंतरोप इम्प्लांट्स और कारों ऑटोमोबाइल्स में प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर जैसी अनुप्रयुक्तियों की भी इसी श्रेणी में आती है। वो भी इसी श्रेणी के हैं, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उम्मीद है कि आईओटी कई गुना रफ्तार से बढ़ेंगे, किंतु सुरक्षा की नई चुनौतियां निरुत्साहित कर रही हैं। वो तो खैर नॉर्मल सी बात है, सिक्योरिटी पर्पस तो रहेगा ही, क्योंकि जितना भी हम टेक्नोलॉजी पे रिलाय करेंगे उतना ही मुश्किलें भी बढ़ेंगी, उतनी आसानी भी आएंगी, है ना। एक तो सबसे बड़ी बात है कि मैन पावर खत्म कर देते हैं ये। ठीक है, सब कुछ मशीनीकृत हो जाता है और हर चीज ऑटोमेटेड हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ वो चीज डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पर अपने आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? ये कह रहा है कि उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष है, ये बताना है हमको लोगों को। पहला ऑप्शन है कि भारत में समर्थनकारी इनेबलिंग प्रौद्योगिकियों का विकास इसके निर्माण क्षेत्र के लिए बड़ा बढ़ावा बन सकता है। ऐसी कोई बात इसमें की नहीं गई वैसे, जो हमें इन्फ्रेंस मिल रहा है उसके पैराग्राफ से, तो उसमें कोई ऐसी बात तो की नहीं गई है। आगे बढ़ते हैं। आसन्न सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत आईओटी को अपनाने के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया है इसमें। इसमें तो इसके एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया है, ये नहीं कहा गया कि भाई भारत इसको एप्लीकेशंस को लेने में डर रहा है, क्या कर रहा है। नहीं, इससे कोई रिलेटेड बात हुई ही नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सस्ती लो एंड आईओटी अनुप्रयुक्तियों के विकसित होने से जीवन और अधिक आरामदेह बन जाता है, क्या ऐसी भी बात है? ये बात भी इसमें नहीं है। तो ये ऑप्शन डी जो बचेगा, इसका सही होना इसकी मजबूरी है वैसे तो, फिर भी पढ़ लो एक बार क्या कहना चाह रहा है ये। जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं, कतिपय आईओटी अनुप्रयुक्तियों से इंटरनेट सुरक्षा को होने वाले भारी खतरे को पहचानना आवश्यक है। यही बात है इसमें, और कुछ इसमें है ही नहीं। ठीक है भाई, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है ये? एक्स वाई जेड 3 लोग हैं जो 1000 मीटर की रेस में दौड़ रहे हैं। एक 1000 मीटर की रेस है, उसमें एक्स वाई जेड दौड़ रहे हैं और सब अपनी निश्चित स्पीड से दौड़ रहे हैं, एक समान गति है इनकी। ठीक है, एक्स जो है वाई को 40 मीटर की स्टार्ट देता है और जेड को 64 मीटर की स्टार्ट दे सकता है। इसका मतलब बताऊंगा, इसका मतलब क्या होता है, स्टार्ट देने का मतलब क्या होता है, ये भी समझाऊंगा सारी चीजें आपको डिटेल में। इफ वाई एंड जेड वर टू कॉम्पीट इन ए रेस, अगर वाई और जेड को रेस लड़नी पड़े, तो 1000 मीटर की रेस इन दोनों को लड़नी पड़े, तो वाई जेड को कितने मीटर की छूट देगा, कितने मीटर की स्टार्ट देगा। ये कहानी है इसकी, थोड़ी सी, है ना, समझना ध्यान से। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि 1000 मीटर की एक दौड़ है। ठीक है, 1000 मीटर की दौड़ है। ठीक है, दो मैं सेट बना लेता हूँ इसके। ये भी 1000 मीटर की दौड़ है। ठीक है, तो अगर x की बात मैं करूं तो x उसको छूट देता है, कितने की छूट देता है भाई? y को छूट देता है पहले में 40 मीटर की। अगर 40 मीटर की छूट दे देगा तो y यहां से स्टार्ट करेगा। तो y के लिए अब सोचो जरा, 1000 में कितना चलना पड़ेगा y को? बस 960 मीटर चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? 960 मीटर। अब इस केस में देखो, y को अब ये z को छूट देगा और z को छूट दे रहा है 64 मीटर की, यानी कि z कितना चलेगा यहाँ पे?
900 कितना चल जाएगा, 36 मीटर। डिफरेंस 64 और 36। ठीक है, इस रेशो को ले लो, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। फिलहाल इतना ही समझना बहुत जरूरी होता है। देखो वैसे बेसिकली अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, यहाँ अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो यहाँ पे डिस्टेंस तो इनको 1000 ही चलनी है ना, तो स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है। अभी हमें इतना डीपली नहीं जाना है इसमें, है ना, इतना डीपली हमें घुसना नहीं है। बस मुझे क्या समझना है, यहाँ पर अगर x और y की डिस्टेंस की मैं तुलना करूं, तो x अगर 1000 मीटर चल जाएगा तो y कितना चल पाएगा, 960 मीटर। इतना तो समझ में आ रहा है आप लोगों को कि अगर x 1000 मीटर चलेगा तो y कितना चल पाएगा, 960। और इस केस में x और z को देखो, अगर x 1000 मीटर चल पाएगा तो z चल पाएगा 936। टाइम बराबर है कि नहीं यहाँ पे, ये बताओ जरा। भाई जितने टाइम में x 1000 मीटर चलता है तो टाइम तो बराबर रहने वाला है ना, तो बेटा टाइम कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे समय निश्चित हो गया। समय निश्चित हो जाने पर क्या होता है कि जो स्पीड का रेशो होता है वही डिस्टेंस के बराबर बन जाता है। ठीक है, जो स्पीडों का रेशो आएगा, मान ली S1 S2 का जो स्पीड का रेशो आएगा वही डिस्टेंस के बराबर बन जाता है ना। इतना हमें सोचना नहीं है, इतना मुझे समझाना भी नहीं है तुम लोगों को, बस मुझे ये समझाना कि टाइम कांस्टेंट हो गया यहाँ पे। जैसे टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो y को रखना 960 और z भाई साहब को रखना 936। तो अगर y चलेगा 960 तो z चलेगा 936। समझे कुछ बात को, अगर y चलेगा 960 जितनी देर में, तो z चलेगा 936। तो y को अगर 1000 चलना पड़ेगा तो z कितना चलेगा भाई बताओ जरा, 936 डिवाइड बाई 960 मल्टीप्लाई बाई 1000। जीरो से कैंसिल कर देते हैं, 4 से कैंसिल करते हैं इसको, 4 से कितनी बार जाएगा, 16 बार, 4 से ये 25 बार, 4 से ये 24 बार चला जाएगा भाई। 4 से कितनी बार चला जाएगा, 24 बार। काट लेते हैं इसको, 12 से काट के देखो पहले। 12 सत्ते 84 होते हैं और 12 अट्ठे 96 और 12 दूनी 24 और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 39 बार। यानी कि 25 गुणा 39 आ जाएगा। तो 39 गुणा 25 कितना हो जाएगा भाई, 25 तिया 75 और 25 निम्मा 225। इसको ऐड कर दो भैया, 975 आ जाएगा। यानी कि अगर y 1000 मीटर चलेगा तो z भाई साहब चलेंगे 975। z भाई साहब कितना चलेंगे, 975। तो कितनी छूट हो गई, तो 1000 में डिफरेंस कर दो इसका, 1000 में से 975 निकाल देना, कितना आ जाएगा, 25 मीटर। यानी कि वो कितने मीटर की छूट देगा स्टार्टिंग में उसको, 25 मीटर की छूट दे देगा। आई कुछ बात समझ में, यानी कि टाइम कांस्टेंट है यहाँ पे। बस अगर y 960 चलता है तो z चलता है 936। तो y को अगर 1000 चलाना है तो z कितना चलेगा, जो है वो डिफरेंस निकाल दो। बस इतना तुम लोगों को करना है, बस कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्या कह रहा है, विद्यालयी उम्र में आने वाले बच्चों की विद्यालयी शिक्षा तक पहुंच होना लगभग विश्वव्यापी है, किंतु गुणतायुक्त शिक्षा तक पहुंच होने में सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर एक तीव्र ढाल दिखाई देती है। देखो ये बहुत ही रेलिवेंट है वैसे। गैर सरकारी विद्यालयों में कमजोर वर्गों के लिए कोटा का उपबंध, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा किया गया है। ठीक है, ये सब चीजें वैसे आपको पता भी होनी चाहिए। इन कोटाओं ने सामाजिक एकीकरण और शिक्षा में साम्य के उन मुद्दों पर एक बहस थोप दी है जिनसे गैर सरकारी कर्ता काफी कुछ बचे हुए थे। ठीक है, इन कोटाओं ने सामाजिक एकीकरण और शिक्षा में साम्य के उन मुद्दों पर एक बहस थोप दी है जिसमें गैर सरकारी कर्ता काफी कुछ बचे हुए थे। समतावादी शिक्षा प्रणाली का विचार, जिसका मुख्य ध्येय अवसर की समानता हो, गैर सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की सोच के दायरे से बाहर प्रतीत होता है। समतावादी शिक्षा प्रणाली का विचार, जिसका मुख्य ध्येय अवसर की समानता हो, गैर सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की सोच के दायरे से बाहर प्रतीत होता है। इसलिए कोटा अधिरोपित किए जाने से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है, जो कभी कभी न्यायोचित भी होता है। अब जिनको समझ में आ गया ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है।
इतना नहीं सोचना, बस थोड़ा सा इन्फ्रेंस इसका समझना जरूरी होता है कि हमें इसका इन्फ्रेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इन्फ्रेंस इसका मुझे समझ में आ रहा है तो मैं इजीली हर चीज कर जाऊंगा। बताता हूँ किस तरीके से, देखो ध्यान से। तो परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पहली धारणा देख लेते हैं। पहली धारणा क्या बनाई गई है? अवसर की समानता को अवसर की समानता को एक वास्तविकता बना देना भारतीय शिक्षा का आधारभूत लक्ष्य है। अवसर की समानता देख के इसको सही मत मान लेना भाई, गलत है ये स्टेटमेंट बिल्कुल। अवसर की समानता वाला स्टेटमेंट जाके एक बार देख लो क्या कहता है। देखो, अवसर की समानता वाला समतावादी शिक्षा प्रणाली का विचार, समतावादी शिक्षा प्रणाली का विचार है ये। इसका मुख्य ध्येय अवसर की समानता हो, इसका मुख्य ध्येय ये हो। अब ये क्या कह रहा है? अवसर की समानता को एक वास्तविक बना देना, वास्तविकता बना देना भारतीय शिक्षा का आधारभूत लक्ष्य है। नहीं है ऐसा, नहीं है ऐसा। ठीक है। दूसरा, वर्तमान में भारतीय शिक्षा प्रणाली समतावादी शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। ये बिल्कुल सही बात है, ये करेक्ट है बिल्कुल। समतावादी शिक्षा कहाँ पर बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं ना, समतावादी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, इक्वल नहीं है मामला। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ठीक है। तीसरे पे आओ। गैर सरकारी विद्यालयों का उन्मूलन और आधिकारिक सरकारी विद्यालयों की स्थापना ही समतावादी शिक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र मार्ग है, ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ओनली ऑन टू सही है भाई, सिर्फ और सिर्फ। अब देखो, एलिमिनेट करके तो निकाला मैंने, ये एलिमिनेशन की थोड़ी सी पावर हमको जनरेट करनी है कि हम एलिमिनेट करें ऑप्शंस को। ऐसा नहीं भाई, देखो सारी जानकारी तो हमें भी नहीं हो सकती ना, लेकिन पैराग्राफ क्या कह रहा है, पैराग्राफ को एक तरफ ध्यान में रख के अगर हम सोचेंगे तो हमें आंसर जरूर जरूर मिल जाएगा। ये बात आप समझ लेना। देखो आगे, सपोज यू हैव सफिशिएंट अमाउंट of rupees currency in three denomination 1, 10 and 50 rupees, in how many different ways can you pay a bill of 107 rupees? देखो ये कह रहा है कि मेरे पास 1 रुपया और 10 रुपया और 50 रुपए के नोट हैं। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं। इनसे मुझे 107 रुपए बनाने हैं। इनसे मुझे कितने बनाने हैं? 107 रुपए बनाने हैं। मैं कितने तरीके से 107 रुपए बना सकता हूं? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कितने कितने तरीके मेरे पास हो सकते हैं कि मैं 107 रुपए बनाऊं। अब देखो, मैं तुम्हें इसका आंसर कैलकुलेट करने के बारे में थोड़ा सा समझाता हूं कैसे करना है। पहला समझना ध्यान से, पहला ऑप्शन क्या हो सकता है। पहला मैंने लिया कि 107 में सारे 1 रुपए हैं, 1-1 रुपए के सिक्के हैं या 1-1 रुपए के नोट हैं। तो ये एक तरीका बन गया, पहला पहला तरीका मैंने यहाँ पे बता दिया, ये पहला तरीका बन गया। इस तरीके से 107 रुपए बन जाएंगे, नहीं बनेंगे भाई? सारे के सारे अगर 1 रुपए हैं तो 107 रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। दूसरी चॉइस क्या बनेगी, ध्यान से समझना भाई सब लोग, कि 10-10 रुपए में लू सारे के सारे। अब ध्यान से बात समझो थोड़ा सा। अगर मैं 10 रुपए का एक नोट लेता हूं तो बाकी बचेंगे 97 रुपए, तो वो मैं 1 रुपए से बना सकता हूं। ठीक है। अगर मैं 10-10 के दो ले लेता हूं तो 87 रुपए बना सकता हूं मैं यहां से। तो 10-10 के मैं कितने नोट ले सकता हूं? 10 नोट। तो दूसरी जो चॉइस बनेगी, सेकंड चॉइस जो बनेगी, वो 107 रुपए में किस तरीके से बनाऊंगा? 10 रुपए से और 1 रुपए से। ठीक है, अब ध्यान से समझना कितनी तरीके से बन सकता है। यहां मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक तरीका था बनाने का, 107 के 107 नोट 1 रुपए के ले लिए। अब यहां सोचो जरा, 10 रुपए लिए पहली बार, ठीक है, बाकी 97 रुपए एक एक के, तो एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा? 10 रुपए के दो नोट ले लिए तो 20 रुपए हो गए 10-10 से, बाकी बचे 87, वो कैसे? 1 रुपए से बना दो। तीसरी चॉइस, 10 के तीन, यानी कि 10 को 100 तक बना सकता हूं मैं, तो यहां पे मेरे पास कितनी चॉइस आएंगी? 10। बहुत ध्यान से समझना भाई, एक चॉइस तो यहां थी और यहां मेरे पास कितनी चॉइस आ गई? 10 चॉइस। क्यों? क्योंकि 10 100 तक जा सकता है, 100 से आगे 7 रुपए हैं। 7 रुपए के लिए तो मुझे एक एक के सिक्कों की ही जरूरत पड़ेगी, यानी कि मेरे पास 10-10 के हिसाब से 10 चॉइस है। 10 रुपए के सिक्के, 10 रुपए का नोट, 97 सिक्के। 10-10 के दो नोट, 87 सिक्के। 10-10 के तीन नोट, 77 सिक्के। 10-10 के चार नोट, 67 सिक्के। तो 107 बनाने के लिए पर्याप्त है। अब आ जाओ और चॉइस पे,
तीसरी चॉइस किस तरीके से हम डिजाइन करेंगे। अब 107 रुपए मुझे बनाने हैं, तो पहली चॉइस क्या बन सकती है, 50-50 के दो नोट हो, 50 रुपए के दो नोट हो और 1 रुपए के 7 नोट हो। ये एक चॉइस और मिल जाएगी भाई। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आंसर तो हाँ आप मार्क कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आंसर मार्क करने में, बहुत ही आसानी से आंसर मार्क कर सकते हो, है ना। ये 1 रुपए के सिक्के। अब एक चौथी चॉइस और देख लो ध्यान से, 107 रुपए बनाने में क्या हो सकती है, ध्यान से समझना। अगर मैं यहाँ 50 रुपए ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ 50 रुपए लेता हूँ, तो बाकी सारे जो 57 रुपए बचेंगे वो 1 रुपए हो सकते हैं। तो एक चॉइस ये बन जाएगी, हाँ कि ना बताओ भाई, सभी लोग ध्यान से समझते रहे ना। एक चॉइस ये बन जाएगी, ठीक है। अब जो लास्ट चॉइस है यही हमारा आंसर डिसाइड करेगी, 107 रुपए बनाने। अब ये 50 रुपए, 10 रुपए और 1 रुपए से मिलके बनाने मुझे, 50 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपए से मिलके बनाने। कितनी चॉइस होंगी सोचो जरा ध्यान से। देखो 50 का नोट तो अलग निकाल के रख दो, तुम्हारे पास बचेंगे 57 रुपए। 57 में 10 कितनी बार यूज कर सकते हो, 57 में 10 यूज कर सकते हो 5 बार। 57 में 10 कितनी बार यूज कर सकते हो, 5 बार। अगली चॉइस कितनी मिलेंगी भाई, 5। इन सबको जोड़ दो, ये अपना आंसर बनेगा। क्या बन गया अपना आंसर, 10, 11, 12, 13 और 5 18। टोटल चॉइस कितनी आएंगी भाई, 18। 18 तरीके से हम बना सकते हैं। लेकिन देखो 2.5 नंबर की बात है भाई, तो हम कर सकते हैं थोड़ा सा पेपर में, थोड़ा सा क्रंचिंग, नंबर क्रंचिंग हमारी चल सकती है, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना दे सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, देखो भाई, भारत में तपेदिक टीबी जो होता है, ट्यूबरक्लोसिस, वो ट्यूबरक्लोसिस, संक्रमित बहुसंख्य लोग निर्धन हैं, उनको पर्याप्त पोषण, उपयुक्त आवास, एक सेकंड रुको, उपयुक्त आवास का अभाव है, बचाव के बारे में उनकी समझ ना के बराबर है। ऐसे में तपेदिक परिवारों का सर्वनाश कर देता है, निर्धनों को और निर्धन बनाता है, खास तौर पर महिलाओं और बच्चों को ग्रस्त करता है, और उन्हें निर्वासन और रोजगार की बर्बादी की ओर ले जाता है। ठीक है, सच्चाई यह है कि यदि तपेदिक उन्हें ना भी मारे तब भी भूख और गरीबी से वो मर ही जाएंगे। दूसरी सच्चाई यह है कि इसका गहरा बैठा हुआ लांछन, परामर्श का अभाव, महंगा उपचार और साधन प्रदाताओं तथा परिवार से पर्याप्त संबल का अभाव, परिवार से पर्याप्त संबल का अभाव, परिवार से सपोर्ट नहीं है, यंत्रणाकारी पार्श्व प्रभावों के साथ मिलकर रोगी को उपचार जारी रखने में हतोत्साहित करते हैं, जिससे अनर्थकारी स्वास्थ्य संबंधी परिणाम होते हैं। टीबी की भयावहता के ऊपर ये इन्होंने बताया है। चलो क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। क्या कह रहा है पहला ऑप्शन, भारतीय परिस्थितियों में तपेदिक साध्य रोग नहीं है। साध्य रोग है भाई, क्यों नहीं है, हैं? गलत बात है। तपेदिक को ठीक करने के लिए निदान और चिकित्सीय उपचार से कहीं और अधिक की आवश्यकता होती है। देखो ये पॉइंट होल्ड करके रख लो, क्योंकि यही बात करी है इसमें। तीसरी बात, सरकार की निगरानी की क्रियाविधि त्रुटिपूर्ण है और निर्धन लोगों के उपचार तक पहुंच नहीं है। देखो ये गलत बात है। तुम देखोगे कि टीबी का उपचार फ्री है, सरकारी उनमें समय फ्री है, यहाँ पे भी यही बात बोली गई है, मिलता है। भारत तपेदिक जैसे रोगों से केवल तभी मुक्त होगा जब इसके निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम प्रभावकारिता और सफलता से क्रियान्वित किए जाएंगे। ये भी गलत है, तो एक ही ऑप्शन ठीक लग रहा है इसमें, तो बी ऑप्शन ठीक है ना, और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, उनके बारे में बात ही नहीं है ना इसमें। देखो चिकित्सीय उपचार उपचार से ज्यादा बातें की गई हैं, कई चीजें की गई हैं इसमें, चिकित्सा के बाद में उसका रोजगार से रिलेटेड, परिवार का बैकअप ना मिलना, बहुत सारी चीजें की गई हैं, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन ही करेक्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, नंबर 136 is added to 5b7 and the sum obtained is 7a3। तो एक नंबर है 5b7, 5b7, इसमें अगर मैं 136 जोड़ दूंगा तो मुझे 7a3
ये मिल जाएगा। 5B7 है, अगर इसमें मैं 136 जोड़ दूंगा तो मुझे 7A3 मिल जाएगा। ठीक है, समझना ध्यान से इस बात को, 7A3 मिल जाएगा। अब क्या कह रहा है आगे कि 7A3 जो है 3 से पूरी तरह विभाजित है। बी का एकमात्र संभावित मान क्या है? देखो ध्यान से, पहली बात तो ये भाई कि अगर 7A3 3 से विभाज्य है, 7A3 अगर 3 से विभाज्य है, तो मैंने 3 की विभाज्यता का रूल आप लोगों को समझाया था। रूल क्या होता है कि अगर इसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो पहले देखते हैं। तो 7 प्लस 3 प्लस ए है यहाँ पे, तो मुझे कितना मिल रहा है? 10 प्लस ए। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात समझना। 10 से बड़े ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 3 से कट जाएंगे? तो 12, 15, 18। ए की वैल्यू यहाँ पे 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है। समझ गए बात को? 3 वैल्यू तो ए की पॉसिबल हो गई, लेकिन बी का कह रहा है सिर्फ एकमात्र निकल कर आएगा आंसर। तो अगर 2, 5, 8 ए की वैल्यू है मेरे पास 2, 5, 8। ए की कितनी वैल्यू मेरे पास? 2 है, 5 है और 8 है। ये 3 वैल्यू ए की मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं क्या काम करूंगा, ध्यान से देखो। मैं यहां अगर 2 पुट करता हूं, ठीक है, तो देखो ध्यान से, 7 और 6, 13 का 3 हाथ से लग जाएंगे, 1, 3 और 1, 4। तो यहां पे कौन सा नंबर मिल सकता है मुझे? 8 मिल सकता है। 8 और 4 कितने होते हैं? 12। तो बी की एक वैल्यू क्या पॉसिबल होगी भाई? 8। और यही आएगा आंसर, क्योंकि ए की मात्र वैल्यू पॉसिबल है, तो इसी पे आंसर आ जाएगा मेरा निकल के। वैसे तो आगे चेक करके भी देख सकते हैं। मान लो मैं 5 लेता हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। अगर मैं 7, 5, 3 ले लूं, ए की जगह मैंने क्या ले लिया? 5, और यहां पर है 1, 3, 6, और यहां पर है 5B7। 7 और 6, 13 का 3 हाथ से लग जाएंगे, 1। तो बी की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है? बताओ जरा मुझे। 5 लाने के लिए यहाँ पे या तो 1 चाहिए मुझे, 5 लाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? तो 1 चाहिए या 11 चाहिए? 11 तो ले नहीं सकता मैं, और 1 लूंगा तो फिर यहाँ 6 रह जाएगा। समझ गए? 1 लूंगा तो यहाँ 6 रह जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ओनली ऑन एक पॉसिबिलिटी बनेगी। कौन सी वाली? 2 वाली पॉसिबिलिटी बनेगी, उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। पढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है? भारतीय बच्चों में प्रवाहिका डायरिया से होने वाली मौतें मुख्यतः खाद्य और जल के संदूषित हो जाने के कारण होती है। और देखो पैराग्राफ को अगर आप पहली बार में ध्यान से पढ़ोगे ना, हर चीजें क्लियर होती जाएंगी, ईच एंड एवरीथिंग। कृषि में संदूषित भौमजल और असुरक्षित रसायनों का उपयोग, खाद्य पदार्थों का भंडारण और रखरखाव अस्वास्थ्यकर तरीकों से किए जाने से लेकर खाद्य पदार्थों के अस्वास्थ्यकर परिवेश में पकाए और वितरित किए जाने तक ऐसे असंख्य कारक हैं जिनके विनियमन और मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। लोगों को मिलावट के बारे में और संगत प्राधिकारियों को शिकायत करने के तरीकों के बारे में जागरूक होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। दोस्तों ये तो बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। अवेयरनेस की बहुत कमी है, अवेयरनेस नहीं है, दिस इज द नेसेसिटी। ठीक है, खाद्य संक्रामक रोगों की निगरानी करने में अनेक सरकारी अधिकरण शामिल हैं और निरीक्षण कर्मियों के अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसका विचार करते हुए कि शहरी जनसंख्या का कितना भाग अपने दैनिक भोजन के लिए गली नुक्कड़ पर बिकने वाले भोजन पर निर्भर है, गली नुक्कड़ पर भोजन बेचने वालों के प्रशिक्षण और शिक्षण में निवेश करना बड़े का महत्व है। अब देखो लैंग्वेज ही ऐसी लिखी है ना नीचे, बड़े का महत्व है, और ये जबकि मैंने पेपर से उठाई है ना, तो बड़े का महत्व है। अब हिंदी में ये दिक्कतें आती हैं, है ना, फिर भी हम चलेंगे, कोई दिक्कत मत लो आप। क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्या कह रहा है पहले समझना है भाई, है ना। खाद्य सुरक्षा एक जटिल मुद्दा है जिसके अनेक विध समाधानों की आवश्यकता है। बिल्कुल 100% सत्य वचन है। क्यों है? क्योंकि इसी के बारे में बात की है पूरे में। ठीक है, दूसरी बात आप समझो, निगरानी और प्रशिक्षण के लिए जनशक्ति बढ़ाने में भारी निवेश करने की आवश्यकता है, जो कि लास्ट में बोला गया है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी सही हो गया यार इसका तो भाई। थर्ड पे आओ जरा। भारत को खाद्य भारत को खाद्य
प्रसंस्करण उद्योगों को नियंत्रित करने हेतु पर्याप्त विधि निर्माण करने की आवश्यकता है। अब देखो बात ये है कि क्या ऐसा बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा अब इसको डाइसेक्ट करते हैं एक बार दोबारा से। भारत को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट जिनको बोलते हैं, को नियंत्रित करने के हेतु पर्याप्त विधि निर्माण की आवश्यकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया गया है इसमें, है ना। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए कोई विधि निर्माण की आवश्यकता नहीं है, ऐसी कोई बात इसमें की नहीं गई वैसे, है ना। आगे होगी बात समझ में, कौन सा ऑप्शन आ गया भाई? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा बिल्कुल एकदम। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा? करेक्ट होगा। आ रही है बात समझ में भाई सब लोगों के? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। क्या कह रहा है भाई? विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर? 2009 के समान कैलेंडर किस वर्ष का है? तो देखो सेम ईयर सेम कैलेंडर की अगर बात आ जाए, समान कैलेंडर की अगर बात आ जाए, नोट कर लेना इसको। दो पॉसिबिलिटी होती है, 11 साल और 6 साल। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी होती है। अब 6 साल कहाँ आता है ये इंपॉर्टेंट है, जो कि इस क्वेश्चन में यूज होगा। आंसर जिनको अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो 2009 और 2015 होता है आंसर, तो इसका 2015 आ जाएगा। आएगा कैसे वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो लीप ईयर, लीप ईयर के तुरंत बाद वाले वर्ष का समान कैलेंडर 6 वर्ष पश्चात आता है। ठीक है भाई, इसको नोट कर लेना। ये आप 2008 था लीप ईयर, 2008 के बाद क्या आया? 2009, तो 6 साल लगा दो 2009 से, 2015 आंसर आ जाएगा अपना। अगर नॉर्मल ईयर होता कैसा भी और इसके अलावा, तो 11 साल आ जा उसमें ऐड करना था अपने को। ठीक है, बस इतना सा याद रख लो, नोट कर लेना। बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है? भारत के लोग बहुत अधिक संख्या में निर्धन है। क्या भारत के लोग बहुत अधिक संख्या में निर्धन है? और देखो भाई, ये कोई ऐसी चीज है कि मतलब एक ऐसा लगता है ना, ऐसा पैराग्राफ बोल दिया हमसे, मतलब बहुत जाना पहचाना टाइप का सा है ना। ध्यान देना, ऑप्शंस बहुत गड़बड़ आते हैं। भारत के लोग बहुत अधिक संख्या में निर्धन है और मुश्किल से सिर्फ 10% व्यक्ति संगठित क्षेत्र में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में नियोजित हैं। ये तो देखो काफी सार्थक किस्म का लग रहा है मुझे पैराग्राफ। हमें विश्वास दिलाया जा रहा है कि प्रबल आर्थिक समृद्धि से पर्याप्त रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब हमारी अर्थव्यवस्था 3% प्रतिवर्ष बढ़ रही थी, तब संगठित क्षेत्र में रोजगार 2% प्रतिवर्ष बढ़ रहा था, संगठित में, है ना, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। जो ही अर्थव्यवस्था 68% प्रतिवर्ष बढ़नी शुरू हुई, संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ने की दर वास्तव में घटकर 1% प्रतिवर्ष रह गई। ठीक है, अब यहाँ घटने बढ़ने का खेल चल रहा है। अब बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ, क्या कह रहा है? अधिकांश आधुनिक आर्थिक समृद्धि प्रौद्योगिकी के प्रगति पर आधारित है। पहली बात, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझना पड़ेगा, होल्ड करो। काफी मायने में आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था श्रम प्रधान, प्राकृतिक संसाधन आधारित, आजीविका के साथ पर्याप्त सहजीवी संबंध को प्रोत्साहन नहीं देती है। तो खैर कोई सेंस लग रहा है इसका? लग रहा है, कोई एक सेकंड, लग रहा है बिल्कुल, बिल्कुल सेंस है भाई, इसको भी होल्ड करो। ठीक है, भारत में सेवा क्षेत्र बहुत श्रम प्रधान नहीं है, तो सही बात है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन तो सही है। इसमें तो बहुत कुछ निकालना पड़ेगा भाई, है ना। ध्यान देना, इस पैराग्राफ में काफी कुछ सोचना पड़ेगा हमको खुद से। आगे क्या कह रहा है? साक्षर ग्रामीण जनसंख्या संगठित क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छुक नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो देखो अब इन तीनों पे विचार कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन कहाँ कहाँ दिख रहा है पहले तो ये देख लो। 1 2 3 में दिख रहा है, तो चौथा गलत हो गया, तो ये तो गलत है भाई, और ये गलत हो गया। 3 और 4 ये गलत हो गया, तो कौन सा ऑप्शन सही है? हो गया ना ऑप्शन अपने आप सही, सी ऑप्शन। 1 2 3 समझ गए बात को? नहीं समझे? ऐसे एलिमिनेट कर दो, जो लग रहे हैं डाउटफुल उनको होल्ड करो, आगे बढ़ जाओ, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
प्रिंटर नंबर्स द पेजेस ऑफ ए बुक स्टार्टिंग विद 1 एंड यूजेस 3089 डिजिट्स इन ऑल। देखो क्या कहना चाह रहा है, पहले मैं आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेसिकली हमसे। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्रिंटर से बुक छापी है, तो पहले नंबर का पेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये कह रहा है टोटल डिजिट जो यूज करी है, कुल संख्याएं जो यूज करी है, अंक जो यूज किए, टोटल अंक यूज किए हैं हमने बुकों के पेजों को छापने में 3089, 3089 अंक यूज हुए हैं उसमें, 3089 अंक यूज हुए हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, एक से लेकर 9 तक कितने अंक यूज होते हैं, 1 to 9 कितने यूज होते हैं, 9। बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना आज, ठीक है। आपको देखो कितना आसानी के साथ समझाता हूं मैं। 1 to 9 तक कितने यूज होंगे, 9, ठीक है। दो तीन कॉन्सेप्ट हैं इसमें, 10 to 99 और 100 to 999। यहीं तक हमारा काम चल जाएगा, यहीं तक हमारा काम चल जाएगा, बस आपको यहीं तक समझना है। टोटल अंक कितने हैं भाई, 10 से 99 तक टोटल अंक होते हैं 90। और कितने डिजिट के अंक हैं ये, दो दो डिजिट के, तो मल्टीप्लाई बाई 2। कुल कितनी डिजिट हो गई भाई, 180 हो जाएंगी यहाँ से यहाँ तक। 9 तो यहाँ से यहाँ तक हो गई, 180 यहाँ से यहाँ तक हो गई। यहाँ 3 डिजिट है, ये कितनी हो जाएंगी, 900। 100 से 999 तक जाओगे ना, तो 900 का डिफरेंस है, ध्यान देना मेरी बातों पर। और कितने डिजिट की है ये, 3 डिजिट की, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 2700। कितना हो जाएंगे टोटल, 2700। अब इनको जोड़ दो, टोटल कितने यूज हो गए, 2700, 180 और 9, तो 19882। 2889 वर्ड यूज हो चुके हैं, और हमारी किताब कितने पेज की हो चुकी है भाई, 999 पेज की। आई अब कुछ बात समझ में, बताओ जरा एक बार सब लोग इस चीज को, है ना, सोचना मैंने क्या बताया। 1 से 9 तक पेज आएंगे तो 9 ही आ गया, 10 से 99 में पेज तक 180 अंक, 100 से 999 तक 2700 अंक। अब टोटल अंक है मेरे पास 3089, तो 2889 में से निकालो कितना आ रहा है डिफरेंस, 200 का, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, 999 के बाद नंबर कौन सा आने वाला है, 1000। 999 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 1000। और 1000 में कितने अंक होते हैं भाई, 4 अंक होते हैं, हाँ के ना, 4 अंक होते हैं। 1000 में कितने अंक है, 4। तो मुझे कितने अंक और बनाने हैं भाई, कितने पेज, तो वो कितने अंकों की बात कर रहा है ये, 200 की। तो 200 को किससे डिवाइड कर दोगे, 4 से, यानी कितने पेज और बन जाएंगे, 50 पेज। 50 पेज और बन जाएंगे, ध्यान से समझना बात को भाई। 999 पेज ऑलरेडी मेरे पास थे, उसमें 50 और ऐड कर दो, कितना मिल जाएगा भाई, 1049 पेज। टोटल पेज कितने मिल जाएंगे हमको, 1049 पेज। कितने पेजेस मिलेंगे, 1049 पेज, 1049 पेजेस, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा रिपीट करके देखना, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आप लोगों को, है ना। थोड़ी स्पीड कम करके देख लेना, स्पीड बढ़ा के देख लेना, ठीक है। ओके गाइस, धन्यवाद।